करें स्टार्ट क्या? आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य। बेटा शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें मगध साम्राज्य से क्वेश्चन है ना आता हो। और मगध साम्राज्य से क्वेश्चन आने के कई कारण है, क्योंकि मगध साम्राज्य में ना एक वंश नहीं है, 4 वंश थे। ठीक है, एक जैसे आप हर्यक वंश पढ़ोगे, एक शिशुनाग वंश पढ़ोगे, एक नंद वंश पढ़ोगे, एक मौर्य वंश पढ़ोगे। तो कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे हमें? मगध साम्राज्य। पुराने टाइम में मैंने बताया था पूरा भारत है ना कितने महाजनपदों में बंटा था? 16 महाजनपदों में बंटा था। संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा था? 16 महाजनपदों में बंटा था। और इन 16 महाजनपदों में ना जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना, वो कौन सा महाजनपद था? मगध महाजनपद था। लिख लो, पहले के समय में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बंटा था। और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था ना, वो कौन सा होता था? मगध महाजनपद होता था। संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा था? 16। इन 16 में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा होता था? मगध महाजनपद होता था। ठीक है, और जिसकी स्टार्टिंग में राजधानी कौन सी होती थी? राजगृह होती थी। और राजगृह को बोला जाता था गिरिबर्ज। क्या बोला जाता था बेटा? गिरिबर्ज बोला जाता था। मगध की कैपिटल पूछी जाती है। मगध महाजनपद है ना, ये कहाँ का महाजनपद था बेटा? बिहार का महाजनपद था। मगध महाजनपद कहाँ पर रहेगा वर्तमान में? बिहार में रहेगा। इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? राजगृह। राजगृह को किस नाम से जाना जाता था? गिरिबर्ज के नाम से जाना जाता था। और संपूर्ण भारत कितने महाजनपदों में बंटा था? 16। 16 में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? मगध महाजनपद होता था। अब इसके शक्तिशाली होने का ना सबसे पहले हम कारण पढ़ते हैं। कोई भी चीज होती है ना, उसकी एक तो होती है आर्थिक स्थिति होती है बेटा, जिसके कारण वो चीज क्या होती है? शक्तिशाली होती है। ठीक है, एक उसकी होती है भौगोलिक स्थिति और एक होती है उसकी राजनीतिक स्थिति। अगर ये तीनों परिस्थितियां अच्छी है ना, तो कोई भी है ना मतलब है साम्राज्य क्या होगा? शक्तिशाली होगा। किसी भी साम्राज्य को शक्तिशाली करने के लिए कितनी कंडीशन जरूरी है? 3। एक आर्थिक स्थिति, एक भौगोलिक स्थिति और एक राजनीतिक। आर्थिक स्थिति है ना, तो ये मगध का एरिया बेटा क्या होता था? उपजाऊ होता था। क्या होता था ये एरिया? उपजाऊ होता था। उपजाऊ होता था ना, तो जितनी मतलब एक किसान को ना घर में 10 मन गेहूं चाहिए और उपजाऊ था तो उसके घर कितनी मन गेहूं हो गई? 50। तो 40 का क्या करेगा वो? व्यापार करेगा। क्या करेगा? व्यापार। और उस 40 मन को ना जो बच जाता था उसे मैंने बताया क्या कहा जाता था? अधिशेष कहा जाता था। जो मतलब है ना उपज बच जाती थी उसको क्या बोला जाता था? अधिशेष बोला जाता था। तो इस अधिशेष का सॉरी बच्चों, इस अधिशेष का ये क्या किया करते थे? व्यापार किया करते थे। अगर कोई मतलब जहां पर व्यापार ज्यादा होगा बेटा, वो लोग शक्तिशाली और पैसे वाले होंगे ना। जहां पर व्यापार ज्यादा होगा, ओबियस सी बात है, आजकल गुजरात में सबसे ज्यादा व्यापार होता है, व्यापारी गुजरात में ज्यादा रहते हैं, तो उनके पास पैसा होगा ना। और पैसा होगा इंसान के पास, वो इंसान क्या होता है? शक्तिशाली होता है। तो ये कंडीशन थी कि ये एरिया कौन सा था? उपजाऊ था। ठीक है, कुछ बेटा ये मगध के हिस्से में आता था एक एरिया जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर। कौन सा एरिया आता था? छोटा नागपुर आता था। और छोटा नागपुर में ना सबसे ज्यादा क्या मिलता था? लोहा। और इस लोहे से ना इन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए? औजार बनाने शुरू कर दिए। और दूसरे राजाओं के पास क्या नहीं थे? लोहे के औजार नहीं थे। तो ये क्या हो गए? और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तो इनको लोहा कहां से मिलता था? मगध साम्राज्य को छोटा नागपुर से लोहा मिलता था। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गए?
और ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ठीक है, एक तो इनकी भूमि क्या होती थी, उपजाऊ। एक छोटा नागपुर से इनको क्या मिलता था, लोहे। और पुराने टाइम में बेटा सबसे पहले लोहे से हथियार है ना, इसी साम्राज्य के लोगों ने बनाया। अब दूसरे राजाओं के पास लोहे के हथियार नहीं थे, इनके पास थे, तो ये आसानी से दूसरे राजाओं को क्या कर देते थे, हरा देते थे। अब है भौगोलिक स्थिति। ठीक है, इसकी ना जैसे एक नदी होती थी गंगा, गंडक, सोन, इसके मुहाने पर ना आपका बसा था पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सा बसा था, पाटलिपुत्र। क्योंकि मगध की राजधानी है ना, पहले तो राजगृह थी, बाद में इसकी राजधानी कौन सी होगी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र किसके मुहाने पर बसा था, गंगा, गंडक, सोन। यानी पाटलिपुत्र को कितनी नदियों ने घेर रखा था बेटा, 3 नदियों ने। अगर कोई मतलब साम्राज्य है ना नदी के अंदर है ना, तो कोई दूसरे राजा उस पर अटैक करने की सोचते भी नहीं थे, क्योंकि उनको तो नदी का अनुभव था लेकिन दूसरों को नहीं था। एक इनकी राजधानी जो मैंने बताई थी सबसे पहले कौन होती थी, राजगृह। ये पहाड़ियों से गिरी थी, किससे गिरी थी, पहाड़ियों से। ये पहाड़ियों के ऊपर होती थी। तो अब है ना, सपोज करो नीचे से कोई सेना ऊपर जा रही है, तो ये ऊपर से क्या फेंक देंगे, पत्थर फेंक देंगे, और वो सेना दूसरी क्या रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। तो दूसरे राजा है ना पहाड़ियों पर होने के कारण मगध पर क्या नहीं कर पाते थे, आक्रमण। और मगध वाले है ना दूसरों पर क्या कर देते थे, आक्रमण कर देते थे। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति में क्या पढ़ोगे, ये किस नदी के मुहाने पर पाटलिपुत्र था, गंगा, गंडक, सोन। इसलिए ना ये क्या था, तीनों ओर से जल से घिरा था, इसलिए शक्तिशाली था। और इसकी राजधानी स्टार्टिंग में जो राजगृह थी वो किससे घिरी हुई थी, पहाड़ियों से, इसलिए ये क्या था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। ठीक है, एक है ना यहाँ पर मगध के आसपास है ना क्या होते थे बेटा, घने जंगल होते थे। इन जंगल से ना इन्होंने एक तो मतलब है ना हाथी प्राप्त किए। इन जंगलों में क्या रहते थे, हाथी रहते थे। तो इन जंगलों से इनको क्या मिल गए, हाथी मिल गए। अब सामने वाला राजा घोड़े पर लड़ेगा, और ये राजा किससे लड़ा करते थे, हाथी से। अब घोड़ों पर हाथी तो भारी रहेगा ना, घोड़े नीचे है और हाथी बहुत है ऊपर है, तो घोड़ों को तो हाथी पैरों से कुचल जाएगा ना। इसलिए भी ये राजा क्या होते थे, सबसे शक्तिशाली माने गए। ठीक है, अगर आर्थिक स्थिति पूछे तो ये एरिया क्या था, उपजाऊ था। ठीक है, भौगोलिक स्थिति पूछे, इसकी 2 राजधानी थी, एक गंगा गंडक सोन के मुहाने पर थी, जो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और राजगृह किसके मुहाने पर थी, पहाड़ियों से गिरी थी। और एक इनके पास है ना घने जंगल थे, उनसे इन्होंने क्या प्राप्त कर लिए, हाथी। इसलिए ये क्या था, शक्तिशाली था। अब इसकी पढ़ेंगे हम कौन सी स्थिति थी, राजनीतिक। अब राजनीतिक स्थिति की अगर मैं बात करूं ना, इसमें बेटा एक तो आया था आपका हर्यक वंश। कौन सा वंश आया था, हर्यक वंश आया था। एक आया था इसमें शिशु नाग वंश। कौन सा वंश आया था, शिशु नाग वंश आया था। एक आया इसमें नंद वंश आया। कौन सा वंश आया, नंद वंश आया। और एक इसमें आया मौर्य वंश। कौन सा वंश आया, मौर्य वंश। तो इन चारों वंशों के ना जो राजा क्या थे, शक्तिशाली थे। इसलिए मगध क्या था, शक्तिशाली होता था। क्योंकि मगध महाजनपद ऐसा जनपद था जिसने 16 के 16 महाजनपदों को, मैंने बताया था ना सम्राट अशोक था, उसने कितने महाजनपदों को जीता था, 16। तो इसमें ना जितने भी वंश आए ना वो क्या थे, शक्तिशाली थे। कौन कौन से वंश आए बेटा, हर्यक वंश आया, शिशु नाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया। ये चारों वंश क्या थे, शक्तिशाली थे। इसलिए मगध महाजनपद क्या होता था, शक्तिशाली होता था। ये चारों वंश क्या होते थे बेटा, शक्तिशाली होते थे। तो तीनों कारण समझ आए क्यों शक्तिशाली था। पहला हमने पढ़ा कौन सा कारण, आर्थिक, क्योंकि उपजाऊ था तो ये व्यापार करते थे अधिशेष का, इसलिए शक्तिशाली थे। एक इनको छोटा नागपुर से क्या मिल गया था, लोहा, उससे इन्होंने औजार बनाई युद्ध के लिए। फिर हमने पढ़ी भौगोलिक स्थिति, इनकी एक राजधानी थी राजगृह, वो पहाड़ियों से गिरी थी। और पाटलिपुत्र थी वो गंगा गंडक सोन के मुहाने पर थी, इसलिए शक्तिशाली थे। एक घने जंगल से इनको क्या मिल गए, हाथी मिल गए, उससे ये क्या थे, शक्तिशाली थे। राजनीतिक स्थिति में पढ़ा, यहाँ पर 4 वंश आए। कौन कौन से, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया,
नंद वंश आया और आपका मौर्य वंश आया। अब हर्यक वंश, ये तीनों वंश आज हम पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तब आपको पता चलेगा इनके राजा कितने शक्तिशाली थे। हर्यक वंश में बिंबिसार शक्तिशाली था, अजातशत्रु शक्तिशाली था, उदयन शक्तिशाली था। शिशुनाग वंश में नागदशक शक्तिशाली था, कालाशोक शक्तिशाली था। नंद वंश में महापद्मानंद, धनानंद शक्तिशाली था। और मौर्य वंश में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार सारे शक्तिशाली थे। तो अब कहने का मतलब है अगर राजा शक्तिशाली होगा ना तो वो साम्राज्य क्या होगा, शक्तिशाली होगा। अब बेटा आपके फेवर में कितनी भी स्थिति हो, लेकिन अगर आप में कुछ करने की हिम्मत नहीं होगी ना तो आप युद्ध कभी जीत नहीं सकते। ठीक है, मतलब आपके पास पिस्टल है, अच्छी बात है, लेकिन पिस्टल में गोलियां भी है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन पिस्टल चलाने के लिए जिगरा कहां से लाओगे। ठीक है, पिस्टल तो ले लिया, जिगरा कोई किराए पर नहीं मिलेगा, वो चलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कलम है तो लिखना पड़ेगा पेपर में, कलम ले लोगे महंगी से महंगी, पेन ले लोगे 500 रुपए वाला पेन ले लोगे, 1000 वाला ले लोगे, आंसर तो लिखने पड़ेंगे ना। ठीक है, अब ये राजा की भौगोलिक स्थिति ठीक है, अच्छी है, सारी अच्छी है, वो राजा खराटे लेता हुआ सोता रहे 12-12 घंटे, कोई दूसरे पहाड़ी पर चढ़कर आक्रमण कर देंगे ना। राजा सचेत है ना, तभी ये क्या था, शक्तिशाली था। कितनी भी भौगोलिक स्थिति अच्छी हो, राजनीतिक अच्छी हो, लेकिन ना राजा को खुद क्या होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। इनके राजा निडर थे, इसलिए मगध महाजनपद क्या होता था, सबसे शक्तिशाली होता था। मगध महाजनपद में ना एक राजा होता था बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होता था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसने 16 में से 8 महाजनपद जीते थे। कितने जीते थे, 8 महाजनपद जीते। इसका पोता होता था जिसका नाम सम्राट अशोक होता था। इसने बेटा क्या किया, 16 के 16 महाजनपद जीते थे। दोनों लिख लो, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने महाजनपद जीते, 8 जीते, और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने जीते थे, 8, और सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों को जीता था। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, और कहते हैं मगध जो साम्राज्य है ना उसका संस्थापक एक राजा को बताया गया, बृहदर्थ। ठीक है, लिख लो, मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे बताया गया था, बृहदर्थ को बताया गया था। मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे बताया गया, बृहदर्थ को। और मगध साम्राज्य का जब पतन होगा ना बेटा, उसका अंतिम राजा भी बृहदर्थ था। कितना कोइंसिडेंस है, मगध का संस्थापक भी कौन था, बृहदर्थ, और मगध साम्राज्य का अंतिम राजा भी कौन होगा बेटा, बृहदर्थ होगा। वो बाद में आगे पढ़ेंगे, यहां पर केवल आपको संस्थापक लिखना है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन होता था, बृहदर्थ होता था। लिख लिया क्या, अब हेडिंग डाल लो, हर्यक वंश। सबसे पहले कौन सा वंश पढ़ेंगे हम, बता दो, हर्यक वंश पढ़ेंगे। कौन सा वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे। हर्यक वंश का एक राजा होता था जिसका नाम होता था बिंबिसार। क्या नाम होता था राजा का, बिंबिसार। ये हर्यक वंश का संस्थापक होता था, बिंदुसार नहीं है। बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता का नाम है, ये क्या था बेटा, बिंबिसार था। लिख लो, इसका संस्थापक कौन होता था, बिंबिसार होता था। हर्यक वंश का संस्था, अगर मगध का संस्थापक आए तो कौन था, बृहदर्थ था। हर्यक वंश का संस्थापक आए तो बिंदुसार मत करना, बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था, ये था बिंबिसार। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक बिंदुसार में एक बिंबिसार में। हर्यक वंश का जो संस्थापक था ना उसका नाम क्या था, बिंबिसार था। कहते हैं ये 500, ये मतलब है ना पुराने टाइम में ईसा पूर्व से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये डेट याद रहे तो भी बहुत अच्छी बात है। कहते हैं 544 ईसा पूर्व क्या बना था, ये राजा बना था। ये कब राजा बना था बेटा, 544 ईसा पूर्व क्या बना था, राजा बना था। ये राजा कब बना था, 544 ईसा पूर्व क्या बना था, ये राजा बना था। नाम क्या था इसका, बिंबिसार होता था। क्या नाम होता था इसका, बिंबिसार होता था। कहते हैं इसके पिता का नाम भाट्य बताया गया था, इसके पिता का नाम भाट्य होता था, भाट्य। इसके पिता का नाम क्या होता था, भाट्य होता था। इसके पिता का नाम क्या बताया गया था,
भाटिया इसके पिता का नाम होता था। तो इसका संस्थापक कौन होता था हर्यक वंश का? बिंबिसार होता था। कहते हैं बेटा बिंबिसार है ना, ये बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। लिख लो, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। लिख लो, बिंबिसार किस धर्म को मानता था? तो ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। कौन सा राजा मानता था? बिंबिसार मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और इसने कहते हैं वैवाहिक संबंधों द्वारा, वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या किया? साम्राज्य विस्तार किया था। इसने ना किसके द्वारा बेटा? वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या किया था? साम्राज्य विस्तार किया था। इसने किस संबंधों द्वारा राज्य विस्तार किया था? वैवाहिक संबंधों द्वारा। ये बेटा मतलब लड़ाई करने में विश्वास नहीं करता था। इसने साम्राज्य विस्तार किन संबंधों द्वारा किया था? वैवाहिक संबंधों द्वारा। एक इतिहासकार बताते हैं कि इसकी 500 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 500 पत्नियां थी। ठीक है, इसकी कितनी पत्नियां बताई जाती है बेटा? 500 पत्नियां थी। बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी? 500 पत्नियां बताई जाती है। ठीक है, और हरियाणा वालों में एक भी नहीं मिलती है। ठीक है, और भाई साहब के कितनी पत्नियां थी? 500 पत्नियां थी। जहां भी जाता लड़ाई नहीं करता, शादी कर लेता था ये। ठीक है, तो इसने ना वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या किया था? साम्राज्य विस्तार। इंटेलिजेंट था। जब लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है तो लड़ाई क्यों करो? ठीक है, एक मतलब जहां भी जाता हूं वहां प्रस्ताव रखदा, या तो मैं आप पर मतलब युद्ध करूंगा या शादी कर दो, सामने वाला मान जाता। तो ये वैवाहिक संबंधों द्वारा क्या करता था? साम्राज्य विस्तार। इसने पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से शादी की थी। लिख लो, पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से शादी की थी। और एक कौशल नरेश की जो बहन, कौशल नरेश की महारानी महाकोशला से क्या की थी? इसने शादी की थी। लिख लो, इसने पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से शादी कर ली थी। लिख लो, इसने पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। और एक जो होता था आपका कौन सा बेटा? महाकोशला से भी इसने क्या कर ली थी? शादी कर ली। कौशल एक वैशाली की राजकुमारी चेलना से। लिख लो, एक इसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। एक इसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से क्या कर ली थी? इसने शादी। एक वैशाली की राजकुमारी किससे शादी कर ली? चेलना से शादी कर ली। पंजाब की राजकुमारी किससे शादी कर ली? शेप्पा से। और कौशल की राजकुमारी किससे शादी कर ली? महाकोशला से। और वैशाली की राजकुमारी किससे शादी कर ली? चेलना। अब देखो, इसको बैठे बिठाए ना दो महाजनपद मिल गए। एक तो मिल गया कौशल, कौशल की राजधानी बताई थी श्रावस्ती। ठीक है, एक बज्जी की कैपिटल कौन सी थी? वैशाली, जहां पर सबसे पहले क्या आया था? लोकतंत्र आया था। तो इसको देखो, इसने वैशाली की राजकुमारी किससे शादी कर ली? चेलना से। पंजाब की राजकुमारी किससे शादी कर ली? शेप्पा से। ठीक है, और कौशल नरेश की जो मतलब महारानी थी उससे किससे शादी कर ली? महाकोशला। कौशल की राजकुमारी महाकोशला से, पंजाब की राजकुमारी शेप्पा से, और वैशाली की राजकुमारी चेलना से। टोटल इसने कितनी शादियां की थी? 500 शादियां की थी। कहती है एक बार है ना, मैंने जब बौद्ध धर्म करा रहा था, बताया था महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे, तो इसने ना अपने राजवेद को भेजा था। नाम बताओगे कोई? जीवक। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। लिख लो, एक बार महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे तो इसने अपने किस फिजिशियन को भेजा था? किस राजवेद को भेजा था? जीवक को भेजा था। लिख लो, एक बार महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे तो उन्होंने अपने, किसने भेजा था राजवेद को? बिंबिसार। क्योंकि ये किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। तो इसने अपना राजवेद बेटा कौन सा भेजा था? जीवक भेजा था। लिख लो, अपना राजवेद कौन सा भेजा था? जीवक। किसकी सेवा के लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए। किसको भेज दिया था? जीवक को भेज दिया था। किसकी सेवा के लिए भेज दिया बेटा?
महात्मा बुद्ध की। एक है अवंती का राजा था, अवंती, अवंती भी महाजनपद था ना, उज्जैनी, अवंती उज्जैनी पढ़ाया था। अवंती का एक राजा होता था जिसका नाम होता था राजा प्रग्योत। क्या नाम होता था? राजा प्रग्योत। उसको पांडु रोग हो गया था। पांडु रोग बोलते हैं पीलिया को, किसको? पीलिया को। तो भी इसने अपने राजवेद किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। लिख लो, अवंती के राजा प्रग्योत को कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग या पीलिया हो गया था। तो भी इसने किसको भेजा था बेटा? जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। अवंती के राजकुमार किसको पांडु रोग हो गया था? राजा प्रग्योत को। देखो अब इसके अवंती के साथ भी संबंध क्या हो गए इसके? अच्छे हो गए। अवंती से इसने लड़ाई नहीं की, वहां का राजा बीमार था तो अपना क्या भेज दिया उसके पास है? वेद भेज दिया। तभी कहता हूं ये इंटेलिजेंट राजा था, ये लड़ाई में विश्वास नहीं करता था। एक तो ये वैवाहिक संबंधों द्वारा, एक अपने निजी संबंधों द्वारा क्या किया करता था? साम्राज्य विस्तार किया करता था। कौन, क्या नाम है इसका? बिंबिसार। अगर पूछे वो बिंबिसार है ना, ये किसका समकालीन था? तो महात्मा बुद्ध भी इसके टाइम में थे और आपके महावीर स्वामी, ये दोनों का समकालीन था। लिख लो, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। ये महात्मा बुद्ध और किसका समकालीन था बेटा? महावीर स्वामी, दोनों का क्या होता था? समकालीन होता था। ये महात्मा बुद्ध और महावीर, जैसे संत सूरदास अकबर के समकालीन बताए जाते हैं ना, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, तो ये पूछेंगे ये किसका समकालीन था। अब कई कहेंगे गुरुजी समकालीन क्या होता है? इंग्लिश में एक वर्ड है कंटेम्परेरी, ठीक है, समकालीन। अब है ना, आपका मैं समकालीन हूं, मेरे आप समकालीन हो। आपकी और मेरी एज में चाहे कितना भी फर्क हो, कोई एक 90 साल का हो और एक 2 साल का बच्चा हो, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? समकालीन। यानी जिस टाइम वो बच्चा है उसी टाइम वो बुजुर्ग है, तो वो दोनों क्या माने जाएंगे? समकालीन माने जाएंगे। तो ये किसका समकालीन था? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। देखो महात्मा बुद्ध का मैंने बताया था ना, 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई। तो वो मैच कर रहे हैं ना इनके, 544 में ये राजा बना, मैच हो रहे हैं ना इसके अंदर में। और महावीर स्वामी कब जन्म हुआ था? 540 ईसा पूर्व और मृत्यु कब हुई थी? 468। तो इनके दौरान ही आते हैं। तो ये दोनों तीनों क्या थे? एक दूसरे के समकालीन। अब क्या था, इसका एक बेटा होता था जिसका नाम होता था बेटा अजात शत्रु। क्या नाम होता था? अजात शत्रु ने ना अपने पिता की हत्या कर दी। अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। और किसकी हत्या कर दी? बिंबिसार की। इसलिए इस वंश को लिख लो पितृ हत्यारा, पितृ हत्यारा वंश कहा जाता है। लिख लो, अजात शत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को कौन सा वंश कहा जाता है बेटा? पितृ हत्यारा वंश। लिख लो, अजात शत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को कौन सा वंश बोला जाता है? पितृ हत्यारा वंश बोला जाता है। लिख लो, इसलिए इस वंश को कौन सा वंश कहा जाता है? पितृ हत्यारा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? बता दो। आजाद शत्रु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आजाद शत्रु। लगभग बताया जाता है, कई किताबें 493 बताती है, तो ये 492 ईसा पूर्व क्या बना था? राजा। कई 493 बताती है। ईसा पूर्व से क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा। लिख लो, आजाद शत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर क्या बना था? राजा बना था। आजाद शत्रु अपने पिता बिंबिसार को मारकर क्या बना था? राजा बना था। ठीक है। और कहते हैं इसने ना वैशाली को जीता था। किसको जीता था? वैशाली को अपने मंत्री वसाकर की सहायता से। लिख लो, इसने वैशाली को जीता था। आजाद शत्रु ने किसकी सहायता से जीता था? लिख लो, किसकी सहायता से जीता था? अपने मंत्री वसाकर की सहायता से ना इसने किसको जीता था? वैशाली को जीता था। लिख लो, इसने अपने मंत्री वसाकर की सहायता से किसको जीता था?
वैशाली को जीता था। किसने जीता था बेटा वैशाली को? अजात शत्रु ने। किसकी सहायता से जीता था? अपने मंत्री वसाकर की। और इसके पिता ने वैशाली की राजकुमारी किससे शादी की थी? चेलना। पंजाब की राजकुमारी शेपा, और कौशल की राजकुमारी महाकौशला, और वैशाली की राजकुमारी। तो इसको वैशाली को जीतने की क्या जरूरत पड़ी? वैशाली तो इसके मामा का था। कोई बताएगा? क्योंकि ये अपने पिता को मारकर राजा बना है, तो मामा से संबंध तो बिगड़ ही जाएंगे ना। मामा से संबंध किसके कारण होते हैं? ठीक है, माता पिता के कारण ही होते हैं ना संबंध मामा से। ठीक है, अब ये अपने पिता को मारकर राजा बनेगा, यानी अपनी माँ का तो इसने सिंदूर उजाड़ा है ना। तो मामा, माँ के कारण मामा थे, तो मामा से इनकी बिगड़ गई। फिर अपने मंत्री वसाकर की सहायता से इसने दोबारा किसको जीता था? वैशाली को जीता था। ये दो हथियार प्रयोग करता था, एक तो रथ मुसल, रथ मूसल, एक महाशिला कट्टक, महाशिला कट्टक। ये दो हथियार हैं जो अजात शत्रु प्रयोग किया करता था। लिख लो, अजात शत्रु कौन से दो हथियार प्रयोग करता था? रथ मूसल और महाशिला कट्टक। लिख लो, रथ मूसल, अजात शत्रु लिख लो, कौन से हथियार प्रयोग किया करता था? लिख लो, रथ मूसल और महाशिला कट्टक। लिख लो, अजात शत्रु कौन से दो हथियार प्रयोग किया करता था? रथ मूसल और महाशिला कट्टक प्रयोग किया करता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन से हथियार प्रयोग करता था? रथ मूसल और महाशिला कट्टक। लिख लो, इसने काशी को भी जीता था। इसने किसको जीता था? काशी महाजनपद को भी जीता था। इसने काशी महाजनपद को भी जीता था। बहुत बार पूछा गया, इसने काशी महाजनपद को भी जीता था। इसने किसको जीत लिया था? काशी महाजनपद को भी इसने जीत लिया था। किसको जीत लिया था? काशी। काशी की कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी। काशी महाजनपद को भी जीता था। कहते हैं इसने अपने पिता किसकी हत्या की थी बेटा अजात शत्रु ने? बिंबिसार की। और बिंबिसार की हत्या कहते हैं इसने देवदत्त के कहने पर की थी। और देवदत्त है ना, ये महात्मा बुद्ध का कौन सा भाई था? चचेरा भाई था। महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई कौन होता था? देवदत्त होता था। इसके कहने पर ना इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। लिख लो, अजात शत्रु ने अपने, अजात शत्रु ने किसकी हत्या कर दी थी बेटा? बता दो। बिंबिसार की। किसके कहने पर? देवदत्त के कहने पर हत्या की थी। आज बेटा जो आजाद चंद्रशेखर आजाद का ना आज क्या है? 27 फरवरी। ठीक है, 27 फरवरी को जो चंद्रशेखर आजाद का आज शहीदी दिवस है रहेगा। एल्फ्रेड पार्क में बताया था 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने क्या दे दी थी? एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीदी दी थी। तो ऐसे चंद्रशेखर आजाद जैसे महान योद्धाओं को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बिंबिसार है ना, इसने मतलब अजात शत्रु ने अपने पिता को किसके कहने पर मारा था? देवदत्त के कहने पर। अब देखो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई बेटा? 483 ईसा पूर्व हुई ना। ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व। तो लिख लो, दोनों को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किसके टाइम में हुई? अजात शत्रु के समय। ठीक है, यानी दोनों की मृत्यु देखो पिता के समकालीन थे, इसके टाइम में दोनों की क्या हुई थी? मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध और लिख लो बिंबिसार की मृत्यु, सॉरी, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु किसके समय में हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। और इसके टाइम में कोई बौद्ध संगति भी हुई थी क्या? महात्मा 483 ईसा पूर्व पहली बौद्ध संगति कब हुई थी बेटा? 483 ईसा पूर्व क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा? राजगृह में। किसके टाइम में हुई थी? अजात शत्रु के टाइम में हुई थी। चारों बौद्ध संगतियां करवाई थी, याद है तो? 483, 383, 278 ईस्वी। ठीक है, पहली राजगृह में अजात शत्रु के टाइम में, दूसरी कालाशोक के टाइम में वैशाली में, तीसरी सम्राट अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में, और चौथी
कनिष्क के टाइम में कश्मीर में। तो इसके टाइम में लिख लो, पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया राजगृह में। इसके समय में पहली बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, कहां पर किया गया था बेटा? राजगृह में। कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा पहली बौद्ध संगति? राजगृह में हुई थी। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब इसका एक बेटा होता था जिसका नाम होता था उदयन। इसका बेटा क्या होता था? उदयन। इसके टाइम में दो महत्वपूर्ण याद रखना बेटा, अजात शत्रु के टाइम में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की तो मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था, और पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी अजात शत्रु के टाइम में? पहली राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। अब राजा कौन बन गया? उदयन। ठीक है, कहते हैं उदयन है ना, अपने पिता किसको मारकर राजा बना? अजात शत्रु को मारकर क्या बना? राजा बना। लिख लो, उदयन है ना, अपने पिता अजात शत्रु को मारकर क्या बना? राजा बना। तभी तो बोलता हूं बेटा, जैसा आप बोओगे ना वैसा ही काटोगे। ठीक है, सो एज यू सो, सो सेल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सच्चाई है। ठीक है, ये अजात शत्रु किसको मारकर राजा बना? अपने पिता बिंबिसार को। और उदयन ने किसको मार दिया? अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया। तभी तो कहता हूं कि इंसान है ना, जैसे आज आप कर्म करोगे ना उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। देर लग सकती है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ना स्वर्ग और नरक, पापा कहते थे अगर है तो बेटा यहीं पर है, आगे किसी ने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि हमारी वजह से ना किसी इंसान का दिल ना दुखे। ठीक है, और क्योंकि इसकी सजा है ना, अगर आप किसी ऐसे इंसान को रुला देते हो ना जो भगवान के सबसे क्लोज है, वो अगर आपका नाम लेकर रो देगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो उसकी जो बद्दुआ है आपको क्या करके छोड़ेगी। इसीलिए आपने मतलब एक मूवी में एक डायलॉग था, दुआओं में याद रखना। ठीक है, सुल्तान मिर्जा बोलता है दुआओं में याद रखना। यानी कोई इंसान जब दुआ मांगता है और वो आपका नाम लेकर दुआ मांगेगा ना, तो आप है ना पता नहीं कितनी तरक्की करोगे। तो उदयन ने किसको मार दिया? अपने पिता अजात शत्रु को मार दिया। उदयन लिख लो, जैन धर्म को मानने वाला राजा था। उदयन किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। स्टार्टिंग वाले किसको मान रहे थे? बौद्ध धर्म को। लिख लो, उदयन इसने क्या किया बेटा? एक जगह बसाई, गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे को क्या बसाया इसने? पाटलिपुत्र बसाया। और बाद में इसको इसने क्या बना लिया? राजधानी। लिख लो, इसने गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे, इसने गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे क्या बसाया था बेटा? पाटलिपुत्र बसाया था। लिख लो, इसने गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था। इसने गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था। कौन सा शहर बसाया था बेटा? पाटलिपुत्र बसाया था। किसके किनारे? गंगा गंडक और सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसाया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को इसने क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया था। इसने पाटलिपुत्र को क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बना लिया था। इसने गंगा गंडक सोन नदी के किनारे क्या बसाया था? पाटलिपुत्र बसाया था। और पाटलिपुत्र को इसने क्या बना लिया था? अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया था पाटलिपुत्र को राजधानी? उदयन ने बसाया था। ठीक है, बसाया भी था और राजधानी बनाया था। और पाटलिपुत्र को बेटा लिख लो, आज पटना बोलते हैं, और इसको पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने। लिख लो, पाटलिपुत्र को आज के टाइम में क्या बोला जाता है? पटना बोला जाता है। लिख लो, पाटलिपुत्र को आज के समय में क्या बोला जाता है? पटना बोला जाता है। और लिख लो, पटना नाम किसने दिया था इसको? शेरशाह सूरी ने दिया था। लिख लो, पटना नाम इसको पाटलिपुत्र को किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को कौन सा नाम दिया था? पटना नाम दिया था। ठीक है,
शेरशाह सूरी ने इसको कौन सा नाम दिया था बेटा? पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था। लिख लो। इस वंश का अंतिम राजा नागदशक था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नागदशक होता था। लिख लो। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नागदशक होता था। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नागदशक होता था। और नागदशक को 412 ईसा पूर्व एक व्यक्ति मारेगा जिसका नाम होगा शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना करेगा? शिशुनाग वंश की स्थापना करेगा। लिख लो। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नागदशक होता था। और नागदशक है ना, इसको कौन मारेगा बेटा? शिशुनाग। और किस वंश की स्थापना करेगा? शिशुनाग वंश की। एक अजात शत्रु से एक क्वेश्चन रह गया बेटा। आजाद शत्रु किसको मारा था इसने? बिंबिसार। इसका उपनाम कुणिक था। ये पेपर में आ चुका है। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। लिख लो। आज ये क्वेश्चन आ चुका है, डबल अंडरलाइन में लिखना। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। अजात शत्रु का, ये डबल अंडरलाइन करके लिखना, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। और आधुनिक भारत का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसका उपनाम क्या था? कुणिक। उपनाम क्या था बेटा इसका? कुणिक था। ठीक है। और आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। लिख लो। आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत का अजात शत्रु बोलते हैं। आधुनिक भारत का अजात शत्रु किसे बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था बेटा? नागदशक होता था। और नागदशक है ना, उसको किसने मारा था? शिशुनाग। तो ये कौन सा वंश पढ़ा हमने बेटा? हर्यक वंश। दोबारा एक बार रिकॉल करवा देता हूं। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व इसकी स्थापना बिंबिसार ने की। इसके पिता का नाम भाट्य था। और बिंबिसार की 500 पत्नियां थी। उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। पंजाब की राजकुमारी शेपा से शादी की। कौशल नरेश की राजकुमारी महाकोशला से क्या की थी? उसने शादी की थी। और जो आपकी वैशाली की राजकुमारी चेलना से क्या की थी? इसने शादी की। और एक बार है ना, ये बौद्ध धर्म को मानता था। एक बार अवंती के राजा प्रग्योत को पांडु रोग हो गया, तो इसने क्या भेजा था? अपने राजवेद जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? राजवेद जीवक को भेजा था। और महात्मा बुद्ध बीमार हो गए तो भी इसने किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। और उसके पिता ने, इसके बेटे ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी। ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का क्या था? समकालीन था। और इसका ना बाद में बेटा राजा बना 492 ईसा पूर्व। नाम क्या था? अजात शत्रु। उपनाम पूछे तो कुणिक था। और आधुनिक भारत का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसने ना मतलब अपने पिता अजात शत्रु की ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किसके कहने पर की? देवदत्त। वो किसका चचेरा भाई था? महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था। इसने अपने मंत्री किसकी सहायता से जीता था वैशाली को? वसाकर की सहायता से। कौन से हथियार चलाता था? रथ, मुसल और महाशिला कटक हथियार चलाया करता था। और इसने ना सब काशी को भी जीतने में कामयाबी हासिल की। फिर इसका बेटा था उदयन, उसने अपने पिता को मार दिया। इसलिए इस वंश को कौन सा वंश कहते हैं? पितृ हत्यारा वंश भी कहा जाता है। और बाद में उदयन ने को अपनी राजधानी वैशाली से क्या, जो राजगृह से क्या बना ली? पाटलिपुत्र। किस नदी के मुहाने पर बसा था? गंगा, गंडक, सोन के। और पाटली, ये उदयन किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। अब कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। सन नहीं पूछे जाते। 412 ईसा पूर्व एक वंश आया, शिशुनाग वंश। इसने लिख लो नागदशक की क्या की थी? हत्या की थी। लिख लो। और नागदशक वो पूछेगा किस वंश का अंतिम राजा था? हर्यक वंश का अंतिम राजा था। लिख लो। इसने नागदशक की क्या की थी? हत्या की थी।
इसने किसकी हत्या की थी? नागदशक की क्या की थी? हत्या की थी। और ये क्या बन गया था? नागदशक की हत्या करके क्या बना था? ये राजा बना था। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा पूछा जाता है कौन था? नागदशक था। लिख लो, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नागदशक होता था। और शिशुनाग ने, लिख लो, वैशाली को जीता था। वैशाली को जीता था। वत्स और कौशल को भी इसने जीता था। वैशाली को जीता था, वत्स, कौशल और अवंती। वत्स, कौशल और अवंती को जीता था। वत्स, वत्स, कौशल और किसको जीता? अवंती को जीता। और एक इसने किसको जीता था? वैशाली को जीता था। तो शक्तिशाली था तभी तो जीता था ना इसने। लिख लो, इसने किसको जीता था? वत्स को जीता था, ठीक है, कौशल को जीता था, अवंती को जीता था और वैशाली को जीता था, ठीक है। और अवंती के राजा प्रद्योत को पांडु रोग हो गया तो जीवक को किसने भेजा था? बिंबिसार। अब आप कहोगे क्या सर इसके तो संबंध अच्छे थे? अच्छे, हर्यक वंश के साथ संबंध अच्छे थे अवंती के। इसकी ये तो हर्यक वंश के राजा को मारकर ही राजा बना, तो इसके संबंध किसके साथ अच्छे नहीं थे? अवंती के साथ अच्छे नहीं थे। तो इसने किसको जीता? वत्स को जीता, कौशल को जीता, अवंती को जीता और वैशाली को जीता। कहते हैं शिशुनाग है ना, इसका जो बेटा होता था उसका नाम होता था काला शोक। क्या होता था? काला शोक होता था। और काला शोक को दूसरा नाम क्या था? काकवर्ण था। लिख लो, इसका बेटे का नाम क्या होता था? काला शोक होता था। और काला शोक का दूसरा नाम क्या होता था बेटा? काकवर्ण होता था। लिख लो, काला शोक का दूसरा नाम क्या होता था? काकवर्ण होता था। इसके बेटे का नाम क्या होता था? काला शोक होता था। और काला शोक को अन्य किस नाम से जानते हैं? हमें काकवर्ण के नाम से हम किसे जानते हैं? काला शोक को जानते हैं। और काला शोक के टाइम में कोई घटना बताओ बच्चों। वेरी गुड, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी इसके टाइम में। दूसरी बौद्ध संगति हुई थी जो 383 ईसा पूर्व कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। लिख लो, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। लिख लो, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी इसके समय में। और इनकी राजधानी भी लिख लो, वैशाली। इन्होंने अपनी राजधानी भी किसको बना लिया था? वैशाली को बनाया था। लिख लो, इनके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इनके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। इनके समय में लिख लो, दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति इनके टाइम में कहां पर हुई थी बेटा? वैशाली में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति इनके टाइम में कहां पर हुई थी? वैशाली में। कब हुई थी वैशाली में? 383 ईसा पूर्व इनके समय में दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली। और इस वंश का संस्थापक कौन होता था बेटा? शिशुनाग। और शिशुनाग कहते हैं हर्यक वंश वालों का अमात्य होता था। अमात्य होता है मंत्री। क्या होता है? मंत्री होता था। ये शिशुनाग पूछे ना, ये क्या होता था? हर्यक वंश का मंत्री हुआ करता था। शिशुनाग हर्यक वंश का क्या होता था? अमात्य होता था या मंत्री होता था। लिख लो, शिशुनाग हर्यक वंश का क्या होता था बेटा? या तो अमात्य आएगा या क्या आएगा? मंत्री हुआ करता था। शिशुनाग हर्यक वंश वालों का क्या हुआ करता था? अमात्य हुआ करता था या मंत्री हुआ करता था। नाम क्या था उसका? शिशुनाग हुआ करता था। इसने किसकी हत्या की थी? देखो, दोनों में नाग है। नाग, नाग, नाग दशक, शिशुनाग। नाग को मारकर नाग राजा बना, नाग दशक को मारकर शिशुनाग राजा बना। इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। लिख लो, इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नंदीवर्धन होता था। लिख लो, इस वंश का जो अंतिम राजा बताया गया था वो कौन होता था? नंदीवर्धन होता था। और नंदीवर्धन की हत्या करेगा महापद्मा
नंद। और वो किस वंश की स्थापना करेगा? नंद वंश की स्थापना करेगा। लिख लो, नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी? महापद्मानंद ने हत्या की। नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी बेटा? महापद्मानंद ने हत्या कर दी। और महापद्मानंद किस वंश की नींव रखेगा? नंद वंश की। इस वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, दोबारा बताता हूं बेटा। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व हुई थी और इसकी स्थापना की थी नाग दशक को मारकर शिशुनाग ने इसकी स्थापना की थी। और शिशुनाग है ना, हर्यक वंश वालों का क्या होता था? अमात्य होता था। और इसने किस किस को जीता था बेटा? वत्स को जीता, वैशाली को जीता, कौशल को जीता और अवंती को जीता। इसका बेटा होता था कालाशोक, जिसे काकवर्ण कहते हैं। उसके टाइम में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इनकी राजधानी कौन सी होती थी? वैशाली। तो दूसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इस कालाशोक का दूसरा नाम क्या था? काकवर्ण। और इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? नंदीवर्धन। उसकी हत्या किसने कर दी? महापद्मानंद ने कर दी। अब आपका कौन सा वंश शुरू होगा बेटा? नंद वंश। कौन सा वंश शुरू होगा? नंद वंश शुरू होगा। कौन सा वंश शुरू होगा? नंद वंश। इसका संस्थापक होता था महापद्मानंद। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है बेटा, नंद वंश का संस्थापक कौन होता था? महापद्मानंद होता था। लिख लो, नंद वंश का संस्थापक कौन हुआ करता था? महापद्मानंद होता था। ठीक है, कहते हैं बेटा इसने ना, ये भारतीय इतिहास का पहला राजा था, भारतीय इतिहास का पहला राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी। एक राट की उपाधि धारण की थी। लिख लो, एक राट की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा था। एक राट की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का क्या होता था बेटा? पहला राजा होता था। जिसने किसकी उपाधि धारण की थी? एक राट की उपाधि धारण करने वाला भारतीय इतिहास का कौन सा राजा होता था? पहला राजा था जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी बेटा? एक राट की उपाधि धारण की थी। और है ना, इसे कहा जाता है सर्व क्षत्रिय विनाशक। सर्व क्षत्रिय विनाशक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला राजा। इसे क्या बोला जाता है? सर्व क्षत्रिय विनाशक बोला जाता है। क्षत्रियों का नाश करने वाला। जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला राजा। क्योंकि ये ना पहला शूद्र राजा था बेटा। कौन सा राजा था? पहला शूद्र राजा। शूद्र समझते हो क्या? 4 कैटेगरी होती थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी हमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में फेमस हुई थी ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पहले ब्राह्मणों का अस्तित्व होता था, लेकिन ना ये पहला क्या बना था? शूद्र राजा बना था। यानी निम्न जाति से होते हुए क्या बना? राजा बना। और इसने किसका विनाश किया बेटा? क्योंकि उस टाइम क्षत्रिय खुद को कहते थे हम शक्तिशाली है, इसने क्षत्रियों को मारा था, इसीलिए इसको दूसरा परशुराम बोलते हैं। दूसरा परशुराम कहा जाता है। और भगवान परशुराम है ना, भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? परशुराम। ये पौराणिक कथाएं होती हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये किसके अवतार माने जाते हैं? परशुराम की, मतलब परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, और जैसे आप है ना, परशुराम को भी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। और इन्होंने भी किसका नाश किया था? क्षत्रियों का। जैसे भगवान श्री राम किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के अवतार है ये सारे। भगवान श्री कृष्ण भी किसके अवतार है? भगवान विष्णु के। ये पौराणिक कथाएं बताती है। जैसे हम मानते हैं ना, यमुना नदी को शनि महाराज की बहन, सूर्य पुत्री, छाया पुत्री, यमराज की बहन, तो ये मान्यताएं होती है। ये भी क्वेश्चन आया था, कौन सी जाति गुरजम्बेश्वर भगवान को भगवान विष्णु का अवतार मानती है? विष्णोई जाति मानती है। तो ये परशुराम भगवान भी किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। तो इन्हें क्या बोला जाता है? दूसरा परशुराम बोला जाता है। और कहते हैं इसने ना कलिंग को जीता था। ठीक है,
कलिंग को जीता था सम्राट अशोक ने था। लिख लो सम्राट अशोक से पहले भी कलिंग को किसने जीता था? महापद्मानंद ने जीता था। लिख लो सम्राट अशोक से पहले, सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीतने वाला राजा कौन होता था? सम्राट अशोक से पहले कलिंग को जीतने वाला राजा कौन होता था? तो कौन होता था बेटा? महापद्मानंद ऐसा राजा होता था जिसने सम्राट अशोक से पहले भी किसको जीत लिया था? कलिंग को जीत लिया था। सम्राट अशोक से पहले लिख लो कलिंग को जीतने वाला राजा कौन होता था? महापद्मानंद। तो सोचो ये कि सम्राट अशोक को हम सबसे शक्तिशाली मानते हैं, उसने 16 महाजनपद जीते थे ना। इसने ना सम्राट अशोक से पहले किसको जीत लिया था? कलिंग को जीत लिया था। तो मान सकते हो आप ये कितना ज्यादा शक्तिशाली था। लिख लो नंद वंश में हम 10 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश में कितने राजा हुए? 10 राजा हुए थे। लिख लो इस वंश में कितने राजा हुए थे? 10 राजा हुए थे। लिख लो इस वंश में कितने राजा हुए थे? 10 राजा हुए थे। लिख लो इस वंश में कितने राजा हुए थे? 10 राजा हुए थे। लेकिन अगर पूछे ना हमें केवल पहला और 10वां पढ़ना है। इस वंश में राजा कितने हुए थे बेटा? 10 राजा हुए थे। ठीक है। और महापद्मानंद को एक उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसने एक उपाधि कौन सी ली थी? एकराट की। और एक इसे किस उपनाम से जाना जाता है? उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। इस वंश में हम कितने राजा पढ़ते हैं? 10 राजा पढ़ेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हमें पढ़ने केवल राजा 10 हुए, पढ़ने हमें कितने हैं? 2। एक तो पहला और एक है अंतिम। इस वंश में हमें कितने राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है? 10। लेकिन हमें पढ़ना है पहला और अंतिम। इसका संस्थापक कौन होता था बेटा? महापद्मानंद होता था। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक कौन होता था? महापद्मानंद। और कहते हैं महापद्मानंद के दरबार में ना, ठीक है, एक संस्कृत का बहुत विद्वान कवि रहता था जिसका नाम था पाणिनि। और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी अष्टाध्यायी। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। लिख लो पाणिनि किसके दरबार में रहा करता था? महापद्मानंद के दरबार में रहता था। लिख लो पाणिनि किसके दरबार में रहा करता था? महापद्मानंद के दरबार में रहा करता था पाणिनि। संस्कृत के बहुत विद्वान कवि हुए पाणिनि। ये किसके दरबार में रहता था बेटा? महापद्मानंद के दरबार में। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन होते थे? पाणिनि। किसके दरबार में रहा करते थे? महापद्मानंद के दरबार में रहा करते थे। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या रहेगा? अष्टाध्यायी रहेगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है। और महापद्मानंद है ना, ये जैन धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। ये कहते हैं एक मूर्ति थी जीत सेन, जीत सेन महाराज की मूर्ति थी। ठीक है। उसको ना ये कलिंग से कहाँ ले आया था बेटा? मगध ले आया था। ठीक है। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा। जब ये कलिंग को जीता ना तो ये कौन सी मूर्ति ले आया था बेटा? कलिंग से कौन सी मूर्ति ले आया था? जीत सेन महाराज की मूर्ति ले आया था। लिख लो ये कलिंग से कौन सी मूर्ति ले आया था? जीत सेन महाराज की मूर्ति ले आया था। सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था? महापद्मानंद ने जीता था। और ये कौन सी मूर्ति ले आया था? जीत सेन महाराज की क्या ले आया था? मूर्ति। और जीत सेन महाराज को किससे जोड़ा जाता है? जैन धर्म से जोड़ा जाता है। इसलिए किस धर्म को मानता था बेटा? जैन धर्म को मानता था। ठीक है। तो और अगर पूछे ना इसकी कलिंग विजय का वर्णन कहां से मिलता है? तो एक हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख जो लिखवाया था राजा खारवेल ने। किस राजा ने लिखवाया? राजा खारवेल ने। लिख लो इसकी कलिंग विजय का वर्णन हमें कौन से अभिलेख से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इसकी कलिंग विजय का वर्णन हमें कौन से अभिलेख से मिलता है बेटा? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखवाया था? बता दो। राजा खारवेल ने लिखवाया था। सम्राट अशोक कलिंग को जीतेगा 261 ईसा पूर्व। पेपर में ज्यादा सम्राट अशोक वाला पूछा जाता है।
लेकिन आपसे पूछे ना सम्राट अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता? महापद्मानंद। इसके दरबार में कौन रहता था? किसका विद्वान कवि था? रचना कौन सी थी? अष्टाध्यायी। वेरी गुड। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम राजा है ना, धनानंद भी कहते हैं, घनानंद कहते हैं, धनानंद। इस वंश का अंतिम राजा कौन होता था? धनानंद होता था। और कहते हैं धनानंद को ना यूनानी है ना अगरमीज बोलते थे। क्या बोलते थे? अगरमीज। धनानंद को यूनानी क्या बोलते थे? अगरमीज बोलते थे। लिख लो, नंद वंश का अंतिम राजा कौन होता था? धनानंद होता था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन होता था? धनानंद होता था। और उसको यूनानी क्या बोलते थे? अगरमीज बोलते थे। लिख लो, इसको यूनानी क्या बोला करते थे? अगरमीज बोला करते थे। नंद वंश का अंतिम राजा कौन होता था? धनानंद। और इस धनानंद को यूनानी क्या बोलते थे बेटा? बता दो। अगरमीज बोलते थे। धनानंद को यूनानी क्या बोलते थे? अगरमीज बोलते थे। और धनानंद को हराएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हराएगा बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से हराएगा? चाणक्य की सहायता से हराएगा। तो धनानंद को लिख लो, मारकर चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना करेगा? मौर्य वंश की स्थापना करेगा। लिख लो, धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की नींव रखी थी बेटा? तब आपका आंसर क्या होगा? मौर्य वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। लिख लो, ये धनानंद घमंडी राजा हुआ करता था। धनानंद कैसा राजा हुआ करता था? घमंडी राजा हुआ करता था। धनानंद कैसा राजा हुआ करता था? घमंडी राजा हुआ करता था। इसको किसने मारा था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य। एक स्टोरी बताता हूं बेटा, क्योंकि इसका हम आराम से विस्तृत जब मैं मौर्य वंश पढ़ाऊंगा ना तो धनानंद के बारे में और डिटेल पढ़ाऊंगा। लेकिन ना आपके आज 3 वंश कंप्लीट हो गए हैं। एक तो कौन सा वंश पढ़ा? हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश और एक आपका नंद वंश। नंद वंश में 10 राजा है, इंपॉर्टेंट है पहला और 10वां। पहला महापद्मानंद, जिसे दूसरा परशुराम बोलते हैं, एक राट की उपाधि धारण की। और एक कौन सी उपाधि से जाना जाता है? वो उग्रसेन की उपाधि से जाना जाता है। ठीक है, इसने जैन धर्म को मानता था, कलिंग को जीता। कलिंग विजय का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और बाद में इस वंश का अंतिम राजा धनानंद, वो घमंडी राजा था। कहते हैं बेटा, एक बार ना धनानंद ने क्या किया? एक सभा का आयोजन किया। क्योंकि चाणक्य है ना धनानंद का एक मंत्री होता था, यानी इसके दरबार में रहा करता था। और धनानंद ने ना कहा कि मैं एक बुद्धिमान लोगों की सभा बुलाता हूं। और उसने ना बुद्धिमान लोगों के लिए ना ऐसे सिंहासन लगा दिए। सबसे ऊपर राजा बैठा, नीचे सिंहासन लगा दिए कि बुद्धिमान लोग आएंगे, आपस में विचार विमर्श करेंगे। जो सबसे आगे का सिंहासन था ना, उस पर आकर चाणक्य बैठ गया। ठीक है, क्योंकि हर इंसान खुद को बुद्धिमान मानता है। अब में कोई है जो मूर्ख मानता है अपने को? कोई नहीं मानता। हम अपने आप में सबसे ज्यादा क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, इसीलिए तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं। ठीक है, खत्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम दूसरे की गलती होती है ना तो वकील बन जाते हैं, और खुद की गलती होती है तो जज बन जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें सुनना किसी भी कंडीशन में नहीं है। गलती मतलब है ना, सिंपल सी बात है, अपनी गलती होगी तो हम क्या बन जाएंगे? दलीलें देंगे, वकील बनेंगे। और दूसरे की गलती पर क्या बन जाएंगे? हमें जज बन जाएंगे, डिसीजन सुना देंगे, तेरी गलती है। ठीक है, तो चाणक्य सबसे आगे आकर बैठ गया। तो इसने बोला, तेरी शक्ल देखी है तूने? तू बुद्धिमान है। ठीक है, और चाणक्य को कहते हैं, वहां से ना इसने धक्का मारा। और ब्राह्मण था चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य की ना क्या खुल गई? ये चोटी खुल गई। तो चाणक्य ने उस दिन सौगंध खाई, मैं इसकी चोटी को तभी बांधूंगा जब इस धनानंद को मैं क्या कर दूंगा? गद्दी से हटा दूंगा। और बाद में चाणक्य ने किसको तैयार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था। आगे हम मौर्य वंश पढ़ेंगे तो इनकी कहानियां पढ़ेंगे। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बच्चों।